हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, आज की यह वीडियो ITI के उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो कि फिटर टेट से ITI कर रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग फिटर टेट के फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, इसकी पूरी गारंटी है कि यदि आप यह क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है। अभी तक ITI फिटर टेट के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें इसी PDF से सारे 100% क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का यह पार्ट 1 है, जिसमें हम 250 से अधिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद दूसरे पार्ट में हम 250 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप यह दोनों वीडियो देख लेते हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी 40 प्रश्न जो कि आपकी थ्योरी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं वह इन्हीं दोनों वीडियो में से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। स्टूडेंट, अगर आपको ITI के फिटर टेट के फर्स्ट ईयर के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो अपना नंबर कमेंट कर देना, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डायरेक्ट ITI फिटर टेट के फर्स्ट ईयर वाले व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का फ्री PDF चाहिए है तो अपना नंबर कमेंट कर देना, आपको व्हाट्सएप पर PDF सेंड कर देंगे, या तो फिर इस PDF का जो लिंक है वह हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप एक क्लिक से डायरेक्ट इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट, शुरू करते हैं हमारी वीडियो। देखते हैं हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके। स्टूडेंट, यह सारे क्वेश्चन निम्न पैटर्न पर आधारित हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है, उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसी तरीके के आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रश्न आएंगे, वहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखा होगा और उसका आपको आंसर देना होगा ABCD। दोस्तों, हमारा आंसर जानने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि आपको ही पता चल सके कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम बोलेंगे तो उसका जो भी आंसर होगा वह आप कमेंट में लिख देना। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर B है तो आप कमेंट में डायरेक्ट B लिख देंगे, हम समझ जाएंगे कि आपने पहला क्वेश्चन का आंसर दिया है। इसी तरीके के जो सारे क्वेश्चन हैं उसका आपको आंसर देना है और कमेंट में लिखना है ABC। जो भी आपको सही ऑप्शन लगे वह आप कमेंट कर देना। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा गया है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? A ऑप्शन में दिया गया है मशीन को साफ रखें, B ऑप्शन है अपने काम पर ध्यान दें, C ऑप्शन है गैंगवे और फर्श को साफ रखना, और D ऑप्शन है टूल्स को उनके उचित स्थान पर रखना। दोस्तों, ऑप्शन पढ़ के ही हम इसका आंसर लगा सकते हैं कि व्यक्तिगत जो सुरक्षा है वह होता है अपने काम पर ध्यान दें। अगर आप अपने काम पर ध्यान देंगे तो आप अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इस अनिवार्य प्रतीक चिन्ह का नाम बताइए। A ऑप्शन है स्टॉप, B है रास्ता दें, C ऑप्शन है संरक्षित और D ऑप्शन है अनगार्डेड। तो इस तरीके का अगर आपको सिंबल आपके एग्जाम में आए तो आप यहाँ पर इसका आंसर देंगे स्टॉप। यह एक तीसरा क्वेश्चन है, ज्वलनशील लिक्विड ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। जो भी लिक्विड होते हैं ज्वलनशील, जैसे मिट्टी का तेल होता है, पेट्रोल, डीजल, इन्हें हम क्लास B की आग के अंतर्गत रखते हैं, और क्लास A के अंतर्गत हम लकड़ी कपड़े से लगी आग को रखते हैं। तो इसका आंसर B सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? तो आप जानते होंगे जो फर्स्ट एड होता है वह हमारा तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया होता है। A ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, इस चेतावनी चिन्ह का नाम बताइए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में चेतावनी चिन्ह दिया गया है, आपको बताना ही है क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे त्रिभुजाकार है और यहाँ पर एक ट्रेन सी जाती हुई बनी हुई है, तो इसे हम बोलते हैं अनगार्डेड। इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, लकड़ी की अग्नि कागज़ कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है? तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि लकड़ी कागज़ से लगने वाली आग क्लास A के अंतर्गत आती है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? दोस्तों, यह जो फायर एक्सटिंग्यूशर है यह क्लास D की आग बुझाने के लिए काम में लाया जाता है। इसे हम हेलोन एक्सटिंग्यूशर बोलते हैं। मतलब जो सातवां क्वेश्चन है इसका B ऑप्शन सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, कौन सा यांत्रिक व्यवसाय खतरों के अंतर्गत आता है? तो जो यांत्रिक खतरा होता है वहाँ पर आप समझ ही सकते हैं, अगर मशीनों से कोई खतरा है तो उसे हम यांत्रिक खतरा बोलेंगे। इसमें D ऑप्शन दिया गया है अनगार्डेड मशीनरी। तो 8वें क्वेश्चन का D ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को कैसे रोकते हैं? तो जो भी व्यक्ति घायल हो जाता है, अगर उसे ब्लड बह रहा है तो उसके लिए हम जो भी घाव का स्थान वहाँ पर दवा देकर उस खून को रोक सकते हैं। D ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, इस चिन्ह का नाम क्या है? यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत ही साधारण सवाल पूछा गया है कि जो एक यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग दर्शाई गई है और एक लड़का रोड को पार कर रहा है, तो इसे हम D ऑप्शन में देख सकते हैं पैदल चलने वालों का मार्ग। तो इसका D ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आग लगने के 3 कारण हैं। दोस्तों, आग के लिए हमें ऑक्सीजन, ईंधन और ऊष्मा की ज़रूरत होती है। तो A ऑप्शन में ही लिखा हुआ है ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन, यही इसका आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, गोल्डन आवर की अवधि को क्या कहा जाता है?
स्टूडेंट जो घटना के बाद के 30 मिनट होते हैं उसे गोल्डन शावर बोला जाता है। तो ए ऑप्शन में आप देख रहे होंगे घटना के बाद के पहले 30 मिनट, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? स्टूडेंट, अगर आप कार्यस्थल पर सुरक्षा सावधानियों का पालन करते हैं तो आपको कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपको यहाँ पर सिंबल से पूछा गया है, यह प्रतीक क्या दर्शाता है? तो इस तरीके का अगर आपको सिंबल आता है तो आप यहाँ पर करेंगे रास्ता दें, मतलब गिव वे। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, बेकार कागज़ अलगाव के लिए डस्टबिन का नाम बताइए। अगर आपको कोई भी कागज़ वगैरह डालना है तो आपको नीले रंग के डस्टबिन में डालना चाहिए। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, यह रोड साइन क्या दर्शाता है? यहाँ पर आपको एक चित्र दिया जाएगा इस तरीके से, यह आपको बताना है कि कौन सा यह संकेत क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं, यह हमें सूचना दे रहा है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूचना चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, ज्वलनशील और बहने वाली तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो जो तरल पदार्थ होते हैं उनके लिए फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का उपयोग करते हैं। ये ऑप्शन में ही लिखा गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा के ABC में क्या दर्शाता है? यहाँ पर आपसे कुछ शब्द पूछे गए हैं। तो ABC में जो ए होता है वह हमें एयरवे को दर्शाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ABC में जो बी होता है वह ब्रीथिंग को दर्शाता है। और सी का मतलब होता है CPR। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन होगा, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो खाद के रूप में हम जो इस्तेमाल करते हैं उसे कंपोस्टिंग बोलते हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरा किसके लिए कलर कोड होता है? तो प्लास्टिक कचरा के लिए जो कलर कोड होता है वह पीला होता है। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं, पा से प्लास्टिक होता है और पा से पीला होता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि हमारे प्राथमिक चिकित्सा संबंधित थे। अब हम देखते हैं हमारे बेसिक फिटिंग से। स्टेप बाय स्टेप आपको सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम आपको बताना है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर एक्स के रूप में दर्शाए गए चिन्ह का नाम बताना है। तो यह होता है हील। जो आप फाइल में देख रहे हैं इसे हील बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? तो आप जानते होंगे जो ट्राई स्क्वायर होता है वह समकोणिता की जांच करता है। चेक राइट एंगल। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? दोस्तों, जो कॉपर सल्फेट होता है यह बहुत ही जहरीला होता है। इसे सावधानी से उपयोग करना चाहिए। तो इसी ऑप्शन में जो लिखा गया है कॉपर सल्फेट, यही 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? दोस्तों, आगे आपको यूनिवर्सल सरफेस गेज का हम चित्र आपको बताएंगे। वहाँ पर आपको बताएंगे कि स्क्राइबर को पकड़ने के लिए स्नग का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन में दिया गया है स्नग, इसी का उपयोग हम स्क्राइबर को पकड़ने में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, आपको बताना है यह कौन सी वाइस है। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका आप आंसर बता सकते हैं। यह हमारी हैंड वाइस है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है? तो हमारा जो ब्लेड होता है वह खिंच जाता है, इसी के कारण ढीला हो जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांतों बहुत आसानी से टूट जाते हैं, इसका क्या कारण है? दोस्तों, जब हम पतली टिप को काटते हैं तो हमारा जो हाथ का बल होता है वह कुछ ही दांतों पर कार्य करता है, इसीलिए जो हेक्सा ब्लेड वह जल्दी टूट जाता है, उसके दांतें खराब हो जाते हैं। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को खरोचने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? 29वां क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पर हम आपको हथौड़े के सभी भागों का नाम बता देते हैं। यहाँ से आपको कोई दूसरा भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर गोल सा दिख रहा है, इसे बोला जाता है पिन। तो यह हमारा वुडन हैंडल होता है। और यहाँ पर जो एक्स के रूप में दर्शाया गया है इसे आप चीक बोलते हैं। और जो नीचे है इसे फेस बोला जाता है। और आगे जो होल दिख रहा है इसे आई होल बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको एक्स के रूप में पूछा गया था, तो इसका आंसर आप चीक लगा देंगे, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, काटने वाली छेनी का प्रतीक
गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया गया है। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा जो शब्द दिए गए हैं, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा कोण दर्शाया गया है। तो हम तीनों कोण आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद आप इसका आंसर ज़रूर बता देंगे कि गामा के द्वारा क्या दर्शाया गया है। तो अल्फ़ा के द्वारा आप देख सकते हैं यह हमारा क्लियरेंस एंगल होता है, और जो बीच में बी जैसा लिखा हुआ है इसे बीटा बोलते हैं, यह हमारा होता है कटिंग एंगल। और जो यहाँ पर गामा दिया गया है, जो हमें एग्ज़ाम में पूछा, जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, इसे हम बोलते हैं रैक एंगल। दोस्तों हमारे घरों में भी जो रैक होता है वह ऊपर की तरफ होता है, तो इसे आप देख सकते हैं रैक एंगल आप आसानी से याद कर सकते हैं कि ऊपर तरफ जो है वह हमारा रैक एंगल होगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन है, धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार के रूप में खींची जा सकती है। तो धातु में एक प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी, इसी के द्वारा हम किसी भी धातु को तार के रूप में खींच सकते हैं। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थिम्बल के एक डिवीज़न की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 मिलीमीटर पिच का हो। तो यहाँ पर आपको बताना है, स्पिंडल के बारे में पूछा गया है, तो 0.01 इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम थिम्बल के एक डिवीज़न के स्पिंडल को मूवमेंट करते हैं तो वह 0.01 उसकी एक्यूरेसी हो जाएगी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस वर्नियर कैलीपर की रीडिंग क्या है। यहाँ पर आपको इसकी रीडिंग लेकर बताना है। तो हम आपको बहुत ही आसान तरीका इसका बताने वाले हैं, किस तरीके से आप इसकी रीडिंग निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 40। यह जो है 10 भागों में बटे होते हैं, तो ये हमारा 40 नंबर है। इसके पहले यहाँ कहीं 30 नंबर रहा होगा, तो बीच में हमारा 35 नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 35 लिख लेंगे, और इसके बाद एक दशमलव लगाकर जो हमारा मैचिंग पॉइंट है, नीचे हमारा जो वर्नियर स्केल है वह हमारे मेन स्केल से जो भी लाइन मैच करती है उसका दुगना करके हमें दशमलव के बाद में लिखना है। तो यहाँ पर तीर के द्वारा दर्शाया गया है कि 20 भी लाइन मैच कर रही है, तो 20 का दुगना 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप 35.40 इसका आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन में देखते हैं यह है कि नहीं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में आप देख सकते हैं इसका आंसर मिल गया है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। दोस्तों इसकी रीडिंग लेने के लिए हम बहुत ही आसान तरीका आपको बताने वाले हैं। इसके बाद आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी रीडिंग लेने के लिए। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर आपको जो सिंबल यहाँ पे तीर का निशान दिया गया है, यह अगर आपको इस तरफ दर्शाया गया है, तो आपको डायरेक्ट जो भी मेज़रमेंट आएगी वह आपको लिख देना है। अगर यह जो तीर का निशान है वह इस तरफ होता तो आपको 180 में से जो हमारी मेज़रमेंट आती उसे 180 में से घटाना पड़ता। तो इसका आंसर हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 40 के बाद जो 41 नंबर का पॉइंट है वह हमारा मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसका 41 लिखेंगे, और नीचे जो भी लाइन मैच कर रही होगी, यहाँ पर कुल हमारी 12 लाइनें होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे लास्ट में है वह हमारी 12वीं लाइन होगी, उसके पहले 11वीं, और जहाँ पर हमारा तीर का निशान है वह हमारी 10वीं लाइन होगी। तो इसमें हम 5 का गुणा कर देंगे, तो 10 पंजे 50 होता है। तो इसका आंसर हम लगाएंगे 41 डिग्री और 50 मिनट, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख गया होगा। दोस्तों अगर यही जो तीर का निशान है इस तरफ होता तो हमें से 41 डिग्री 50 मिनट को 180 में से माइनस करते, तब हमारा आंसर आता। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, फिलर गेज का उपयोग क्या होता है। तो फिलर गेज जो होता है वह मिलने वाले भागों के बीच में गैप की जांच करता है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही भी हमारा रीडिंग से संबंधित है। यहाँ पर आपको डायल कैलीपर की रीडिंग को बताना है। तो बहुत ही आसान तरीका हमने आपको बता दिया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 0 से 1 तक आएंगे तो 10 हो जाएगा, इसके बाद हमारा 20 लिखा होगा, और यहाँ पर एक लाइन जो नीचे दर्शाई गई है ये हमारी 25वीं लाइन होगी। तो 25 हम लिखेंगे और दशमलव लगाएंगे, और उसके बाद हमारा जो यहाँ पर दिया गया है डायल का जो निडल पॉइंट है वह हमारा मैच कर रहा होगा 24वीं लाइन से, और यहाँ पर आपको 0.05 इसकी एक्यूरेसी दी गई है। तो लीस्ट काउंट में हम इसका गुणा कर देंगे, जो हमारा निडल पॉइंट मैच कर रहा है 24 नंबर से, और इसकी एक्यूरेसी दी गई है 0.05। तो इसका हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 1.2। तो यह जो हमें प्राप्त हुई है इसे हम 25 में जोड़ देंगे, तो हमारा आएगा 26.2। तो इसकी जो रीडिंग है वह हम आसानी से पढ़ चुके हैं, 26.2 इसकी रीडिंग है। तो डी ऑप्शन में यहाँ पर आपको दिख गया होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गैंग ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। तो गैंग ड्रिल मशीन होती है, उसके द्वारा हम ड्रिल का क्रमिक संचालन करते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो स्टॉक के साथ में डाई लगी होती है,
इसका ऑप्शन बी सही होगा। 39वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फाइल का चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है और आपसे बताया गया है, आपसे पूछा गया है कि एक्स के रूप में दर्शाए गए भाग का नाम बताइए। तो इसके भी हम पूरे भागों का नाम आपको बता देते हैं, तो आपको आगे के जो भी क्वेश्चन भाई आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। यहाँ पर जो है ये हमारा हैंडल होता है, यह जो बीच में दिख रहा है इसे फेस बोला जाता है। और यहाँ पर जो एक्स के रूप में आपसे पूछा गया है यह फेरल होता है, जो कि एक धातु का छल्ला होता है, इसे फेरल बोला जाता है। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी दर्शाई गई है यह होती है लेंथ ऑफ फाइल, जो कि हमारे पॉइंट से लेकर हील तक ली जाती है। यहाँ पर जो है इसे हील बोला जाता है, और जो सबसे नीचे का पॉइंट होता है इसे पॉइंट बोला जाता है या टिप बोला जाता है। और जो यहाँ पर आपको एक एज दिख रही है इसे एज बोला जाता है। तो इस तरीके से आप समझ चुके होंगे कि एक्स के रूप में दर्शाए गए भाग को हम फेरल बोलेंगे। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन है, जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो जब हमारा जॉब तैयार हो जाता है उसे फिनिश करने के लिए सेकंड कट फाइल का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? तो अभी आपने ऊपर जो चित्र देखा था वह हैंड फाइल का था, वहाँ पर समानांतर किनारे पूरी लंबाई में थे, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, बेंच बाइस को बनाने की सामग्री क्या है? तो बेंच बाइस आप जानते होंगे कास्ट आयरन की बनी होती है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है? तो पर्शियन ब्लू होता है, वह बहुत ही स्पष्ट लाइन देता है, लेकिन यह सूखने में अधिक समय लेता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है जॉब को पकड़ने के लिए, क्लैंपिंग ऑफ जॉब। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलीपर का उपयोग किया जाता है? तो जेनी कैलीपर जो होता है इसे ऑटले कैलीपर भी बोला जाता है। इसका उपयोग हम सेंटर निकालने के लिए करते हैं। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर आपको एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, तो इसे फलक्रम बोला जाता है। जो बीच में आपको रेबिट के टाइप की दिख रही है इसे फलक्रम बोला जाता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डी ऑप्शन में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इस कोणीय मापन यंत्र का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको 3 ब्लेडें इस तरीके से दी गई हैं, तो ये हमारा होता है यूनिवर्सल बेवल गेज। अगर यहाँ पर दो ब्लेडें होती तो उसे हम बेवल गेज बोलते, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम करते हैं नाइफ एज फाइल का उपयोग। डी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उस दोष का नाम बताइए जब धातु के चिप्स फाइल के दांतों के बीच में घुस जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पिनिंग ऑफ फाइल। बी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ऑयल ग्रुप को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो ऑयल ग्रुप को काटने के लिए हम करते हैं हाफ राउंड नोच छेनी का उपयोग। सी ऑप्शन में आपको दिख गया होगा। अगला क्वेश्चन है, इस फाइल का नाम बताइए। यहाँ पर आपको जो स्पेशल फाइल दर्शाई गई हैं इसका आपको नाम बताना है। तो यहाँ पर होता है रेफलर जो फाइल होती हैं यहाँ पर दर्शाई गई हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ सेकेंड ईयर के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो इसे आपको ज़रूर से ध्यान से देख लेना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इस बाइस का नाम क्या है? तो ये हमारी बहुत ही छोटी बाइस होती है, इसे पेन बाइस बोला जाता है। आपको पेन के जैसी दिख रही होगी, ये ऑप्शन में दर्शाया गया है। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? तो हैवी ड्यूटी के लिए हम पेडिस्टल ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है, चैन ड्रिल के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? तो चैन ड्रिल के बाद हम वेब छेनी का उपयोग करते हैं मटेरियल को अलग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज़ करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए मिल सॉ फाइल का उपयोग करते हैं। जो सॉ होती है उसे हम तेज़ करने के लिए मिल सॉ फाइल का उपयोग करते हैं। 56वां क्वेश्चन है, हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है? तो हथौड़े का जो वजन होता है वह चीक में दर्शाया जाता है। आगे हमने आपको बताया था कि चीक कहाँ पर होता है हथौड़े में, तो वहाँ पर इसका वजन दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है
तो क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण मतलब क्लियरेंस कोण अगर आपके अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा। दोस्तों, इस तरह की अगर स्थिति आती है तो कटिंग एज घुस नहीं सकती है और हमारी जो छेनी में फिसल जाएगी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव पर विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में अगर इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से एक क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टेंसिटाइल फोर्स। तो यहाँ पर आप टेंसिटी इसका आंसर सही कर सकते हैं, जो कि सही भी है। अगला क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एनवेल दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स के रूप में एनवेल दर्शाया गया है और यह जो हमारा होता है यह स्पिंडल होता है और यह बीच में जो होती है इसे हम बोलते हैं बैरल या स्लीव। फिर यह जो हमारा गोल राउंड दर्शाया गया है, यहाँ पर मार्किंग भी की गई है, इसे बोलते हैं थिम्बल। और यहाँ पर लास्ट में आपको रेटेड स्टॉप दर्शाया गया है। फिर यह जो हमारा होता है यह होता है फ्रेम। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है। तो माइक्रोमीटर की जो अल्पतमांक होती है वह होती है 0.01। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, सारे क्वेश्चन का आंसर हम आपको बताते जा रहे हैं, लेकिन हमारा आंसर जानने से पहले अपना आंसर ज़रूर कमेंट कर देना। और जब हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको बताना कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो अपना नंबर कमेंट कर देना, वहाँ पर हम आपको व्हाट्सएप पर इसका PDF भेज देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ड्रिल में यहाँ ड्रिल बिट दी गई है, यहाँ पर आपको बताना है कि यह कौन सा भाग है। तो इसे हम बोलते हैं कटिंग एंगल। देखते हैं हमारा ऑप्शन में क्या लिखा गया है। तो बिंदु कोण मतलब पॉइंट एंगल। तो यह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल शैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है। तो ज़्यादातर जो भी आपको टेपर से संबंधित क्वेश्चन आए तो आपको उसका आंसर मोस्ट टेपर ही लगाना है, क्योंकि आपकी लेथ मशीन पर भी मोस्ट टेपर होता है और यहाँ पर भी आपको जो ड्रिल दी गई है यहाँ पर भी आपको मोस्ट टेपर दर्शाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मशीन के स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए हम ड्रिल ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टेप रेंज का नाम बताइए। तो जहाँ पर बहुत ही गहरे होल होते हैं वहाँ पर हमें टेप का उपयोग करना होता है, तो हम टी हैंडल टेप का उपयोग करते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ISO मीट्रिक थ्रेड में M10x1.5 थ्रेड के लिए टेप ड्रिल आकार की गणना कीजिए। दोस्तों, टेप ड्रिल आकार निकालने के लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक हमने वीडियो के द्वारा बताई गई है, तो आप उस वीडियो को देख लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, किस तरीके से आप मीट्रिक में टेप ड्रिल साइज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर ये सही हो जाएगा, 8.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीट की इकाई क्या है। तो फीट के लिए हम दर्शाते हैं mm प्रति रिवॉल्यूशन। तो बी ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये एक्स के रूप में जो दर्शाया गया है इसे बोलते हैं डेप्थ बार। सी ऑप्शन में लिखा गया है। और इसके जो और भी पार्ट हैं भाई हम आपको बता देते हैं। यह होता है हमारा फिक्स जॉ और यह हमारा होता है मूवेबल जॉ। और जो बड़ा वाला स्केल दिख रहा है इसे बोला जाता है मैन स्केल। जो यहाँ पर छोटा स्केल है इसे बोला जाता है वर्नियर स्केल। और इसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा, डेप्थ बार सी ऑप्शन में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, संयोजन सेट मतलब कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता क्या है। दोस्तों, कॉम्बिनेशन सेट में जो प्रोटेक्टर हेड होता है उसके द्वारा हम 1 डिग्री तक नाप सकते हैं। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता क्या है। यह क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, तो इसका हम आपको आंसर बता देते हैं, 0.002 mm प्रति 10 mm लेंथ में। इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निशान देखने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। तो जब आप मार्किंग करते हैं तो वहाँ पर आप डॉट पंच का उपयोग करते हैं निशान दिखाने के लिए। तो 70वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर हम देखते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस कैलिपर का नाम बताएं जिसके एक टांग एडजस्टेबल डिवाइड पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा हुआ होता है। हमने आपको पहले भी बताया था, जो जेनी कैलिपर होता है इसे ऑटोलेग कैलिपर भी बोलते हैं। फिर इसका एक और अन्य नाम होता है हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर।
तो इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सतह गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। दोस्तों इस तरीके का क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा गया था। तो यहाँ पर जो दर्शाया गया है इसे स्नग बोला जाता है। स्नग में ही स्क्राइबर को पकड़ा जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यह आपका कॉम्बिनेशन सेट है और यहाँ पर जो दर्शाया गया है यह हमारा होता है प्रोटेक्टर हेड। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के डेटम का पालन किया गया है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो मार्किंग यहाँ पर की गई है वह किस तरह की डेटम लाइन से की गई है। तो इसका आंसर है एज डेटम। यहाँ पर एज के द्वारा सारी मार्किंग की गई है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस समानांतर ब्लॉक मतलब पैरेलल ब्लॉक का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको चित्र दिया गया होगा। तो इसका आपको नाम बताना है। यह एक प्रकार का पैरेलल ब्लॉक है। तो यह हमारा होता है समायोजित मतलब एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन ग्रेड ए बी ब्लॉक के निर्माण के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो ए ग्रेड के जो बी ब्लॉक होते हैं बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं और जो बी ग्रेड के होते हैं उसे डलवा लोहा का बनाया जाता है। लेकिन जो ए ग्रेड के होते हैं उसे हाई क्वालिटी स्टील के द्वारा बनाया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कुंजी मार्ग मतलब कीवे के कोनों पर पदार्थ को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। कीवे बनाने के लिए हम क्रॉस कट छेनी का उपयोग करते हैं। लेकिन जो तीक्ष्ण कोने होते हैं वहाँ पर हम डायमंड पॉइंट छेनी का उपयोग करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा गया है किस फाइल में एक दिशा में दांते होते हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंगल कट फाइल में एक दिशा में दांते होते हैं। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो लकड़ी और चमड़े की फाइलिंग के लिए रॉस्प कट फाइल का उपयोग किया जाता है। रॉस्प कट फाइल कैसी होती है भाई हम आपको आगे वाले क्वेश्चन में बताएंगे। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्यों फाइलों के कटिंग फेसेज को लंबाई के साइड से थोड़ा बेवल किया जाता है। तो यह थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है। इसका आंसर हम आपको बताते हैं। दोस्तों बी ऑप्शन में जो दिया गया है फ्लैट सतहों की फाइलिंग आसान करने के लिए। इसके लिए हम कटिंग फेसेस की जो लंबाई है वह साइड से थोड़ी सी बेवल कर देते हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांच से पीतल और कास्ट आयरन काटने के लिए करते हैं। तो जो पीतल की और ट्यूब होती हैं और कांसा होता है मतलब जो मुलायम पदार्थ होते हैं उसके लिए हम 1.80 mm की जो पिच होती है उसका उपयोग हम करते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक है तो क्या होगा। अगर जो क्लियरेंस कोण है बहुत अधिक होगा तो छेनी जो जॉब है उसमें घुस जाएगी। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है सतह पर गड्ढा कर देगी। बी ऑप्शन में दिया गया है। इसका यही ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार की हथौड़ी का उपयोग रिवेटिंग के उद्देश्य से किया जाता है। तो रिवेटिंग के लिए हम बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिल ऑपरेशन में काटने की गति की इकाई क्या है। मतलब कटिंग स्पीड आपको बताना है। तो पहले भी यह क्वेश्चन आपको मिला था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रिल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको बताना है यह दर्शाए गए हैं एक्स के रूप में, इसे लिप बोला जाता है और यहाँ पर जो एंगल बनता है उसे लिप क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है वह ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं ड्रिल मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ड्रिल मशीन का यह चित्र है। यहाँ पर आपको बताना है कि यह कौन सा भाग दर्शाया गया है। तो यह होता है ड्रिल चक। देखते हैं किस ऑप्शन में है। ए ऑप्शन में दिया गया है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है थ्रेड का माइनर व्यास क्या होता है। जो चूड़ियाँ होती हैं उसमें आपको बताना है कि माइनर डायमीटर क्या होता है। दोस्तों माइनर डायमीटर बराबर होता है मेजर डाया माइनस 2 गुणित गहराई। मतलब गहराई का दोगुना करके उससे मेजर डाया में से घटा देते हैं तो हमारा माइनर डाया प्राप्त हो जाता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर आपको माइक्रोमीटर दिया गया है और पूछा गया कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो हमने इसका पहले ही भी आपको बता दिया था कि यहाँ पर जो होता है वह हमारा होता है थिम्बल। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको माइक्रोमीटर की रीडिंग पढ़नी है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ से आपको 50 से 75 इसकी जो दी गई है रेंज दी गई है। तो आपको जो भी इसकी रीडिंग आएगी उसे 50 में जोड़ना होगा, तभी आपकी एक्यूरेट जो मेजरमेंट है वह आप प्राप्त कर पाएंगे।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 नंबर लिखा हुआ, 10 के बाद यहाँ पे 11 होगा, 12 फिर 13। तो 13 के बाद आपको जो लाइन मैच कर रही होगी वहाँ पर आपको देखना है। 13 तो हमारा यह हो गया, और यहाँ पर हमारी 10 के बाद 11, 12, 13 जो हमारी 13वीं लाइन यह मैच कर रही है, और 13 हमारा यह लिखा हुआ है। तो इसे हम जोड़ेंगे अपने 50 में, तो कुल मिलाकर हमारा हो जाएगा 63.13। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। दोस्तों यहाँ पर जो स्क्रू दिया गया है इसे बोलते हैं फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, और यह जो दर्शाया गया है इसे हम बोलते हैं फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। डी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इस वाइस का नाम बताइए। पहले आपको पूछा गया था हैंड वाइस, उसके बाद पेन वाइस, और यहाँ पर आपको दर्शाई गई है यह होती है हमारी बेंच वाइस। तो बी ऑप्शन में मिल जाएगा बेंच वाइस। अगला क्वेश्चन देखते हैं एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यह होती है हमारी एज, जो कि हैंड फाइल है, तो हैंड फाइल में हमारी यह सेफ एज हो जाएगी, जो कि आपको डी ऑप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इस ऑपरेशन का नाम बताइए। दोस्तों टाई स्क्वायर के द्वारा यहाँ पर हम समतलता की जांच कर रहे हैं, तो चेकिंग फ्लैटनेस, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। तो वाइट वाश जो होता है उससे रफ कास्टिंग पर लगाया जाता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों 100 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं भाई आप ज़रूर बता देना। आप ज़रूर नंबर करते जाना कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो डिवाइडर के पॉइंट को हम पुनः तेज करते हैं, वह होता है ऑयल स्टोन। ऑयल स्टोन के द्वारा हम डिवाइडर के पॉइंट को पुनः फिनिश करते हैं, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है। तो बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा हम कोण को मापते हैं, मेजरमेंट द एंगल। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दिखाई गई फाइल का नाम बताइए। सेकेंड ईयर का कोर्स है, वहाँ पर आपको स्पेशल फाइल का जो पहला चैप्टर दिया गया है वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसे आप ज़रूर अच्छे से देख लेना। यह जो फाइल है टिंकर फाइल होती है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है। तो बेलनाकार जॉब हम पकड़ते हैं पाइप वाइस से। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पेच का उपयोग किया जाता है। दोस्तों पतली ट्यूब को काटने के लिए हम 0.8 mm की पिच का उपयोग करते हैं। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा 100वां क्वेश्चन विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सॉ का उपयोग किया जाता है। दोस्तों विभिन्न प्रकार की प्रोफाइल काटने के लिए हम कंटूर सॉ का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक हमने सक्सेसफुली 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, तो आपको बताना है कि 100 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। अगर आप 70% तक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपने अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से की है। अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो आप अपना नंबर कमेंट कर देना, वहाँ पर हम आपको इसका PDF की लिंक दे देंगे, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट कर देना, हम आपको ITI के फिटर टेट के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। वहाँ पर आपको ITI से संबंधित सारी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों आगे वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपको जो भी ऑप्शन सही लगे वह आप सबसे पहले कमेंट कर देना, और उसके बाद हमारा आंसर देखना, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। दोस्तों हमारा 101वां नंबर का क्वेश्चन है फाइल वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा पिनिंग। फाइल पर जो पिनिंग हो जाती है, मतलब जो धातु के कण उसमें फंस जाते हैं, उसके द्वारा हम सरफेस पर खरोंच आ जाती है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है इस छेनी का नाम क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चैन ड्रिल की गई है जॉब पर, और जो छेनी है भाई वेब छेनी है हमारी। तो चैन ड्रिल के समय हम वेब छेनी का उपयोग करते हैं मटेरियल को अलग करने के लिए, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है। तो हथौड़े का जो फेस होता है उस पर थोड़ी सी उत्तलता दी जाती है, उसका कारण होता है किनारों की खुदाई से बचने के लिए। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस हथौड़े का नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा क्रॉस पिन हैमर है। अगर हमारा जो यहाँ पर जो पिन है वो स्ट्रेट में होता, हथौड़े की पूरी सीध में होता, तो उसे हम स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं। और ये हमारा जो पिन है भाई हमारे हैंडल के क्रॉस में, इसलिए इसे क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है चिपिंग करते समय छेनी के
अक्ष और जॉब की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है? दोस्तों जब हम चिपिंग करते हैं तो छेनी के अक्ष और जॉब की सतह के बीच जो कोण बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, जो डी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है? तो जब हम धातु पर कोई भी चोट मारते हैं, अगर वह टूट जाता है, चोट मारने पर टूट जाता है तो वह भंगुरता कहलाता है और उससे पहले वह विकृति होने की अनुमति नहीं देती है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो ये हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर है। इसमें जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग, इसका नाम आपको बताना है। यह होता है हमारा लॉक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्यों हैंड टेप लीड पर चैम्पर किया जाता है? दोस्तों जो हैंड टेप होते हैं उसकी चैम्परिंग करने का उद्देश्य एनेलिंग के लिए, तो एनेलिंग के लिए हम चैम्परिंग करते हैं। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस ड्रिल मशीन का नाम क्या है? यहाँ पर आपको ड्रिल मशीन का चित्र दिया गया है। यह आपको जो दिख रहा है यह हमारा होता है पिलर टाइप ड्रिल मशीन। ये ऑप्शन में ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इस बाहरी माइक्रोमीटर की रीडिंग बताइए। तो आपको इसका जो रीडिंग है वह ब्रिटिश पद्धति में बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जूम करके, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 0.359 इसकी जो रीडिंग है वह 0.359 है। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? तो हम वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा 5 मिनट तक की शुद्धता में कोण को नाप सकते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस वर्नियर कैलीपर की रीडिंग क्या है? यहाँ पर वर्नियर कैलीपर दिया गया है, इसकी रीडिंग आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहले की क्वेश्चन की तरह है, यहाँ पर 40 हो जाएगा, इसके पहले 35 तक लिखा हुआ होगा, यहाँ पर 35 हो जाएगा। और हमारी जो 25 भी लाइन मैच कर रही है, तो 25 का दोगुना हम करेंगे 50 हो जाएगा। तो 35.50 इसका आंसर हमारा हो जाएगा। डी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्यों सतह प्लेटों तनाव युक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं? दोस्तों जो सरफेस प्लेट होती है उसे हम तनाव युक्त अच्छी कास्ट आयरन से इसलिए बनाते हैं क्योंकि विकृति को रोकने के लिए। सी ऑप्शन में जो दिया गया है वही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समायोज्य समांतर ब्लॉक मतलब एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य भाग क्या है? मुख्य लाभ क्या है? यहाँ पर आपसे लाभ पूछा गया है, तो इसके द्वारा हम विभिन्न ऊंचाई का निर्धारण कर सकते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आपसे एक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है? दोस्तों स्क्राइबर को सेट करने के लिए हम स्नग का प्रयोग करते हैं, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो यूनिवर्सल सरफेस गेज है इसको गाइड करने के लिए हम गाइड पिन का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन में जो दिया गया है, लेकिन जो इसका आंसर है भाई ए ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। 116 नंबर का क्वेश्चन है, 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें। तो 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों मीटर को मिलीमीटर में कैसे बदलते हैं इसकी बहुत ही शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बताई हुई है, तो भाई आप वीडियो ज़रूर देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस पी ब्लॉक का नाम बताइए। इसका आप फिगर देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको सिंगल लेवल और सिंगल ग्रुप दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, तो हम देखते हैं कहाँ पर इसका ऑप्शन मिलता है। सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप बी ब्लॉक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा स्क्वायर हेड है, यहाँ पर आपको एक नॉब स्क्राइबर लगा होता है, तो वहाँ पर यह एरो दिखाया गया है, तो आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा बी ऑप्शन में दिया गया है स्क्राइबर। यही इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलीपर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों 2 बार हमने पहले भी यह क्वेश्चन सॉल्व किया है। राउंड बार जो होता है उसको केंद्र को खोजने के लिए हम जेनी कैलीपर मतलब ऑडले कैली का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छेनी में एक्स से चिन्हित कोण का नाम बताइए। यहाँ पर आपको कोण का नाम बताना है। जो सरफेस है, सरफेस से लेकर हमारा जो छेनी है उसके अक्ष से लिया गया एक कोण है। दोस्तों यह जो कोण बनता है ये हमारा होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जो हमने पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इसका मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पर इसका कोई भी ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लेना, जो भी इसका आंसर आपको बुक में लगे वही आप इसे सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घुमावदार ग्रुप्स को काटने के लिए किस चैनी का उपयोग किया जाता है? तो घुमावदार ग्रुप को काटने के लिए आप समझ सकते हैं कि हाफ राउंड चैनी का उपयोग किया जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्किंग उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले हथौड़े का वजन बताइए। मार्किंग के लिए हम 250 ग्राम की हैमर का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीका का प्रभाव क्या है? अगर हम जो विकर्ण फाइल करते हैं मतलब डायगोनल फाइल करते हैं, उसमें अगर हम अनुचित तरीके से उसका उपयोग करते हैं तो असमान फिनिश सतह हो जाएगी।
इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेल्डिंग जॉइंट और कास्टिंग से अतिरिक्त धातु को हटाने के लिए किस शनि का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम करते हैं फ्लैट सीजल का उपयोग। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको फाइल का फिगर दिया गया है, पूछा गया है कौन सी फाइल है, तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं हमारी रोटरी फाइल है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइल के फेस पर चौक क्यों लगाया जाता है? तो चौक लगाने का जो उपयोग होता है वह होता है पोनीटेशन और पिनिंग को कम करने के लिए। सी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है, फाइन पिच हेक्सा ब्लेड का उपयोग क्या है? तो फाइन पिच जो हेक्सा ब्लेड होती है उसके हम कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूबों को काटने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, M10 × 1.25 के लिए टेप ड्रिल साइज़ की गणना करिए। दोस्तों, टेप ड्रिल साइज़ की गणना करने के लिए हमने बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बनाई है, उसकी वीडियो आप ज़रूर देख लेना। इसका आंसर आपको बता देते हैं, 8.8 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक ड्रिल में फ्लूट्स के बीच के भाग का नाम क्या है? तो फ्लूट के बीच में जो भाग रह जाता है उसे हम बोलते हैं बैब। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है और इसकी रीडिंग आपको बतानी है। तो हमने आपको पहले बताया था कि यह जो तीर है, अगर वह तीर इस तरफ है तो हमें 180 में से माइनस करना होगा। जो भी हमारी रीडिंग आएगी उसे हम 180 में से माइनस करेंगे, तभी हमारी एक्यूरेट जो मेजरमेंट है वह हमें प्राप्त होगी। तो देखते हैं हमारी किस तरीके से इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो 20 के बाद हमारा 21 और एक यह जो 22 नंबर का हमारा जो एरो का निशान दर्शाया गया है तो 22 डिग्री होगा। और यहाँ पर आपको 30 नंबर की रीडिंग जो दर्शाई गई है बर्नियर स्केल की। दोस्तों, इतनी जो रीडिंग हमारी आई है इसे हम 22 डिग्री और 30 मिनट, इसे हम 180 में से घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 157 डिग्री 30 मिनट। यह हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बाहरी माइक्रोमीटर का कौन सा भाग मापने की सतह के बीच एक समान दबाव सुनिश्चित करता है? तो जब हम माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं तो समान दबाव के लिए रैचेट स्टॉप का उपयोग करना चाहिए। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, बर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट मुख्य स्लाइड का एक इंटरग्रल पार्ट है? दोस्तों, बर्नियर हाइट गेज का जो पार्ट होता है मुख्य स्लाइड के साथ वह होता है जॉ। तो जॉ के साथ वह स्लाइड फिक्स होती है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर का सिद्धांत क्या है? माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है या स्क्रू और नट के सिद्धांत पर भी बोल सकते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा ज़्यादा रेंज की गहराई को कैसे मापा जा सकता है? तो अगर हम डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं और ज़्यादा लंबाई ज़्यादा गहराई की हमें जब माप लेनी है तो उसके लिए हम एक्सटेंशन रॉड के एक सेट का उपयोग कर सकते हैं। डी ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंच माइक्रोमीटर में इसकी रीडिंग क्या है? दोस्तों, इसकी रीडिंग आपको लेकर बतानी है कि कितनी इसमें रीडिंग आएगी। हम डायरेक्ट आपको बता देते हैं, जो भी गणना करके आप निकाल लेना। इसका आंसर है 0.787। यह हमारी इंच में इसकी रीडिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, मापने के दौरान बेवल प्रोटेक्टर का कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड सतह से कंटैक्ट में होता है? ब्लेड हमारी सतह के कंटैक्ट में होती है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल मशीन में कौन सा भाग विभिन्न गति प्राप्त करने के लिए है? तो स्टेप पुल्ली का उपयोग हम विभिन्न प्रकार की गति के लिए करते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पेडेस्टल ग्राइंडर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यहाँ पर आपको चित्र में दिया गया है पेडेस्टल ग्राइंडर, तो आपको बताना कि क्या बोला जाता है। इसे हम बोलते हैं टूल रेस्ट। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा 139वें नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर आपको चित्र में दिया गया है, यह कौन सी फाइल है? आपको बताना है यह कौन सी फाइल है। दोस्तों, यह जो फाइल का चित्र दिया गया है इसे हम रास्प कट फाइल बोलते हैं। इसका उपयोग हम चमड़े या लकड़ी पर करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर 22 हैंडल को ज़्यादा टाइट कर दिया जाए तो क्या होगा? दोस्तों, अगर हम 22 के हैंडल को ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो स्पिंडल की क्षति हो जाएगी। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कैलीपर आयामों का फाइन एडजस्टमेंट करता है? दोस्तों, कैलीपर जो होता है, अगर हम स्प्रिंग जॉइंट कैलीपर का उपयोग करते हैं तो वह बहुत ही एक्यूरेटी में हमारा मेजरमेंट करता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर है, बड़े क्रॉस सेक्शन एरिया को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग किया जाता है? तो बड़े सेक्शन होते हैं उसे काटने के लिए हम
पावर सॉ का उपयोग करते हैं। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्किंग टेबल को कास्ट आयरन से क्यों बनाया जाता है? जो हमारी मार्किंग टेबल होते हैं उसे हम कास्ट आयरन से इसलिए बनाते हैं क्योंकि वह सटीकता को बनाए रखती है, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस गेज का नाम बताइए। यह हमारा होता है बेवल गेज और इसके साथ में अगर 3 ब्लेड होती हैं तो उसे बोला जाता है यूनिवर्सल बेवल गेज। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस फाइल का उपयोग डाई और मोल्ड के निर्माण के लिए किया जाता है? तो दोस्तों डाई और मोल्ड के लिए रोटरी फाइल का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि क्या है? तो उसके लिए हम बार ब्रश का उपयोग करते हैं, जैसे फाइल काट बोला जाता है। तो यहाँ पर फाइल काट ऑप्शन में नहीं है, तो उसके लिए हम बार ब्रश का ऑप्शन सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, छोटे छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग किया जाता है? तो जब हम ड्रिलिंग या फाइलिंग करते हैं तो उसके लिए हम हैंड वाइस का उपयोग करते हैं छोटे छोटे जब को पकड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है? तो जो हमारी फ्लेक्सिबल ब्लेड होती है उसका उपयोग हम घुमावदार खांचों को काटने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस छेनी का उपयोग कीबे काटने के लिए किया जाता है? तो हमने आपको पहले भी बताया था कि कीबे काटने के लिए क्रॉस कट छेनी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 150 नंबर का आपको बताना है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। तो हमने आपको पहले भी हथौड़े के जो भी पार्ट होते हैं भाई हमने आपको बता दिए थे। तो सबसे ऊपर जो दर्शाया गया वह होता है पिन। यहाँ पर जो हैमर है वह हमारा बॉल पिन हैमर है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है? तो छेनी की धार पर जो क्राउनिंग की जाती है वह होती है कोनों की खुदाई को रोकने के लिए। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें? तो हमारा जो क्लियरेंस एंगल है अगर हम उसे बढ़ा देते हैं तो हमारा जो टूल है वह सरफेस से रगड़ नहीं खाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। दोस्तों शॉक और इम्पैक्ट को जो सहन कर सकती है उसे टफनेस बोला जाता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है? तो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में एनवल फिट होता है, उसे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस माइक्रोमीटर का नाम बताइए। तो यह हमने पहले भी देखा है, यह होता है हमारा डेप्थ माइक्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है? तो ऑर्बर के द्वारा हम स्पिंडल पर ट्रक को पकड़ सकते हैं। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ड्रिल मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जा सकता है? दोस्तों हमारी जो रेडियल ड्रिल मशीन होती है उसमें हम स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? तो हमारी जो BSW थ्रेड होती हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड बिटवर्ड थ्रेड, इसका कोण 55 डिग्री होता है, तो उसमें हम जो क्रेस्ट और रूट है उसको राउंड कर देते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस टेप रेंज का नाम बताइए। तो ये हमारा सॉलिड टाइप टेप रेंज है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टेप ड्रिल साइज़ की गणना करने का सूत्र क्या है? तो टेप ड्रिल साइज़ जो होता है उसके लिए हम मेजर डाया में से 2 गुणित गहराई को घटा देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे टेप ड्रिल साइज़ बराबर मेजर डाया माइनस 2 गुणित गहराई। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधि ड्रिल करते समय ड्रिल बिट के अत्यधिक घिसना और आवाज़ करने का कारण बनती है? तो बहुत धीमी गति से फीड दर होती है तो वह घिसन और आवाज़ का कारण बनती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? तो इसकी रीडिंग आपको लेकर बतानी है। यह ब्रिटिश पद्धति में आपकी रीडिंग क्या आएगी वही आपको बताना है। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं 1.459। इसकी जो मेजरमेंट है भाई 1.459 होगी, इसीलिए बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित करने के लिए और जांचने के लिए किया जाता है? तो हमारा जो स्क्वायर हेड होता है उसका उपयोग हम कर सकते हैं कॉम्बिनेशन सेट में। अगला क्वेश्चन है, एंगल प्लेट में रिप्स क्यों प्रदान किया जाता है?
मशीनिंग सतह को सपोर्ट करने के लिए एंगल प्लेट में ग्रुप्स या रिब्स काटे जाते हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 165 नंबर का क्वेश्चन है, इस बी ब्लॉक के प्रकार को पहचानिए। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा बी ब्लॉक है। दोस्तों यह जो बी ब्लॉक दर्शाया गया है यह ऑप्शन सी में लिखा गया है, डबल लेवल सिंगल ग्रुप, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्स हो सकती है। यहाँ पर आपको बताना है स्टील में कितना कार्बन हम फोर्स कर सकते हैं। तो उसके लिए हम 1.7% तक कार्बन स्टील में मिला सकते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा। इसके बाद हम सॉल्व करने वाले हैं शीट मेटल के जो क्वेश्चन है, जो कि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व कराए हैं यहीं में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने मिलेंगे। जो भी PDF है यहीं में से बहुत सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इससे बाहर कोई भी सवाल आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट, कास्ट आयरन में ड्रिल करने के लिए हम ड्राई एयर जेट का उपयोग करते हैं, मतलब उसे सूखा ही चलाते हैं, उसमें कोई भी कटिंग फ्लूइड का उपयोग नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियल ड्रिल मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यह आपको बताना है, ड्रिल मशीन आपको दिख रही होगी, ये रेडियल ड्रिल मशीन होती है। यह एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है, इसे बोलते हैं स्पिंडल हेड। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील ड्रिल जिसका व्यास 24 मिलीमीटर और काटने की गति भी बराबर 30 मीटर प्रति मिनट के लिए माइल्ड स्टील को ड्रिल करने के लिए धुरी गति मतलब RPM की गणना करना है। तो RPM का जो फार्मूला होता है वह हम आपको बता देते हैं, उसमें जो भी मान रखकर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो RPM निकालने का जो फार्मूला होता है वह होता है RPM बराबर कटिंग स्पीड गुणित 1000 बटे पाई डी। इस फार्मूले के द्वारा आप इसकी RPM निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको आंसर बता देते हैं, सी ऑप्शन में दर्शाया गया है 400 RPM, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 170 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, छेद में रिवेट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो जब हम छेद में ड्रिल को डाल देते हैं उसमें हम प्लेट को निकट लाने के लिए जो सेट का उपयोग करते हैं उसे बोला जाता है रिवेट सेट। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बेंट स्नैप का उपयोग क्या है। तो बेंट स्नैप जो होती है उसके द्वारा हम सर्कुलर कट लगा सकते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लीवर शियर के इस भाग का नाम बताएं जो एक्स के रूप में चिन्हित है। दोस्तों जो यहाँ पर नीचे एक्स के रूप में दर्शाया गया है इसे निचला ब्लेड बोलते हैं, और यहाँ पर जो ऊपर दर्शाया गया है इसे हम ऊपरी ब्लेड बोलेंगे। यहाँ पर जो है इसे ऊपरी ब्लेड बोलेंगे और यह हमारा निचला ब्लेड है, और बीच में जो है इसे क्लैंप बोला जाता है। तो यह भी आपके एग्जाम में पूछ लिया गया था, जो क्लैंप है इसका क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर है निचला ब्लेड, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो सीट मेटल ऑपरेशन दर्शाया गया है यह आप देख सकते हैं बीच में हैंड ग्रूवर लगा हुआ है, तो इसी के द्वारा हम ग्रूविंग कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। दोस्तों गैल्वेनाइजेशन एक विधि होती है, उसमें हम आयरन की सीट पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। तो वही आपको पूछा गया है, जो कि डी ऑप्शन में आपको लिखा है जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। क्वेश्चन देखते हैं, 2000 मिलीमीटर की लंबाई, 500 मिलीमीटर की चौड़ाई, 4 मिलीमीटर की मोटाई और 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब के घनत्व वाले स्टील के प्लेट की आपकी वजन की गणना करना है। जो भी इसका फार्मूला होगा वह आप देख लेना आपकी बुक में, अभी हमें याद नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, 31.4 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंग और घर्षण के लिए कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी है। अगला क्वेश्चन है, नियमित षष्ठभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने का सूत्र क्या है। दोस्तों एक हेक्सागन में फ्लैट से फ्लैट तक का साइज जो है वह √3a के द्वारा हम निकाल सकते हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीट मेटल वर्क में स्टैक का क्या उपयोग है। तो सीट मेटल में जो स्टैक होता है उसका उपयोग क्या होता है, वह होता है हमारा सपोर्टिंग टूल्स। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर की सामग्री मटेरियल क्या है, मतलब जो सोल्डर बना होता है वह किससे बना होता है। तो वह हमारा शुद्ध धातु या मिश्र धातु दोनों हो सकता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। स्टील पर जब हम सोल्डरिंग करते हैं उसके लिए हम अमोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं।
ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रूबर का उद्देश्य क्या है? तो ग्रूबर के द्वारा हम क्या करते हैं, सीम को क्लोज और लॉक करते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? दोस्तों जो रिवेट होती है वह माइल्ड स्टील की बनाई जाती है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो सबसे ऊपर जो आपको गोल राउंड दिख रहा है उसे हेड बोला जाता है, यह हमारी स्नैप हेड रिवेट है। जो नीचे की तरफ दिख रहा है इसे टेल बोला जाता है। तो यहाँ पर आपको जो दर्शाएगा एक्स के रूप में इसे बॉडी बोला जाता है, तो यह हमारी बॉडी हो जाएगी जो कि बी ऑप्शन में आपको दी गई है, इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम बताइए। दोस्तों यह जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर डी सही हो जाएगा। हम टेनिंग करते हैं, मतलब जो पिघला हुआ शोल्डर होता है उसमें धातु के क्षेत्र को कवर करने का जो ऑपरेशन होता है उसे टेनिंग बोलते हैं, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाहरी संरचनात्मक कार्य में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो जो बहुत हैवी ड्यूटी कार्य होते हैं उसके लिए हम पेन हेड रिवेट का उपयोग करते हैं। जो हल्के कार्य होते हैं उसके लिए हम कॉनिकल हेड रिवेट का उपयोग करते हैं, और साधारण जो कार्य होते हैं नॉर्मली जो हम उपयोग करते हैं उसके लिए हम स्नैप हेड रिवेट का उपयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्नैप हेड रिवेट का सपोर्ट करने वाला टूल का नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है, दिखाया गया रिवेटिंग दोष का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ जो हमारा सेंटर है, सेंटर से हमारे ऊपर का जो हेड वह अलग हो गया है। तो इसका ऑप्शन में हम देखते हैं क्या है, रिवेट का सिरा शंख के साथ केंद्रित नहीं है, तो यही इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन में दिया गया है जो। अगला क्वेश्चन है, शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है? दोस्तों यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आएगा ही, बहुत ज़्यादा संभावना है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो शीट मेटल में जो बड़े व्यास के व्रत बनाए जाते हैं उसके लिए हम ट्रेमल का उपयोग करते हैं, तो बी ऑप्शन में इसका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, सीयरिंग करते समय शीट धातु के नीचे की तरफ बर क्यों बन जाती है? तो इसका जो कारण होता है वह होता है अत्यधिक क्लियरेंस के कारण जो नीचे बर बन जाती है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाग एक्स का नाम बताइए। तो यहाँ पर हमने आपको पहले भी बता दिया था कि यह जो होता है क्लैंप होता है, और जो नीचे है वह हमारी निचली ब्लेड होती है, और ऊपर की तरफ हमारी एक ऊपरी ब्लेड होती है। यहाँ पर जो दर्शाया गया है इसे क्लैंप बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीट मेटल के कार्य में ग्रोवर का उपयोग क्या है? तो ग्रोवर का उपयोग हम करते हैं सीम को क्लोज करने के लिए, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्की असेंबली के काम में कौन से रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो हमने आपको पहले भी बता दिया था कि हल्के कामों के लिए हम कॉनिकल हेड रिवेट का उपयोग करते हैं, सी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिवेट्स हेड के दूसरे छोर को बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो जो दूसरा कोना होता है उसे बनाने के लिए हम रिवेट स्नैप का उपयोग करते हैं, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शीट मेटल वर्क में इस नोच का नाम बताइए। तो यह हमारा होता है स्क्वायर नोच, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पैनल बीटिंग को हॉलो करने के लिए किस प्रकार की मैलेट का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम करते हैं बॉसिंग मैलेट का उपयोग, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको बताना है कि इस रिवेटिंग में कौन सा दोष है। तो हम आपको झूम करके बताते हैं कि यह जो होल है वह सीध में नहीं है। देख सकते हैं हमारा यह जो होल था कुछ इस तरफ है, और यह जो होल है वह इस तरफ है, तो यह जो होल सीध में नहीं है, यह इसका दोष है। देखते हैं हमारा ऑप्शन में क्या लिखा गया है, प्लेट पर होल एक सीध में नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टैक का उपयोग किया जाता है? तो सर्कल का जो चाप होता है उसे बनाने के लिए हम हाफ मून स्टैक का उपयोग कर सकते हैं, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीट मेटल वर्क में इस सहायक टूल का नाम बताइए। यहाँ पर आपको चित्र दिया गया होगा और उसका आपको नाम बताना है, इसे आप अच्छे से देख लेना और इसका आपको नाम बताना है। यह हमारा होता है राउंड बॉटम स्टैक, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीट मेटल में इस जॉइंट का नाम बताइए। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो डबल ग्रुप जॉइंट बना हुआ है, देख सकते हैं जो डबल ग्रुप बनाए गए हैं, इसीलिए इसको हम डबल ग्रुप जॉइंट बोलेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, स्नैप की अधिकतम कटिंग क्षमता क्या है? आपको स्नैप के द्वारा अधिकतम काटी जाने वाली मोटाई बताना है
तो स्नैप के द्वारा हम अधिकतम 1.2 mm की मोटाई का जॉब काट सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों हमने आपसे बोला था कि आप 101 से 200 नंबर तक कुल हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं भाई आप कमेंट में लिख देना, तो हमें भी पता चल जाएगा कि आप कितना सही कर पाते हैं। दोस्तों इसके बाद हम आगे कि क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो उसका आंसर आप कमेंट में लिखते जाना। जो भी आपको आंसर ठीक लगे आप कमेंट में लिखना, उसके बाद हमारा जो भी आंसर होगा वह हम आपको बता देंगे। तो इसका आंसर आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीट मेटल वर्क में सहायक उपकरण का नाम क्या है। यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है। यह शीट मेटल में उपयोग किया जाने वाला हाफ मून स्टैक है। हाफ मून स्टैक सी ऑप्शन में इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिवेट को अंतिम आकार देने के लिए किस रिवेटिंग टूल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों रिवेट सेट को अंतिम आकार देने के लिए रिवेट स्नैप का उपयोग किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस रिवेटिंग दोष का नाम बताइए। तो इसका आपको नाम बताना है। यहाँ पे कौन सा दोष दर्शाया गया है। यहाँ पर शंक पर बहुत ज़्यादा अलाउंस दिया गया है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 204 नंबर का क्वेश्चन है, रिवेटिंग में फ्रूट टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। दोस्तों बहुत ही टाइट जॉइंट बनाने के लिए हम पुलरिंग टूल का उपयोग करते हैं। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोटी शीट को काटने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए। जो मोटी शीट होती है उसे काटने के लिए हम लीवर शीयर का उपयोग करते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शार्प बेंड बनाने के लिए किस स्टैक का उपयोग किया जाता है। तो तीखे मोड़ होते हैं, बेंड जो होते हैं उन्हें बनाने के लिए हम फनल स्टैक का उपयोग कर सकते हैं, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस स्टैक का नाम बताइए। तो यह हमारा फनल स्टैक है, ऊपर भी क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका जो हम देखते हैं ऑप्शन में क्या है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टिन की चादरों की सोल्डरिंग करने के लिए किस फ्लेक्स का उपयोग किया जाता है। दोस्तों टिन की चादरों को सोल्डरिंग करते हैं तो उसके लिए हम जिंक क्लोराइड का उपयोग फ्लेक्स के रूप में करते हैं, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रूफिंग और पैनलिंग के लिए शीट धातु के जोड़ में किस सीम का उपयोग होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है, रूफिंग और पैनिंग के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। तो इसके लिए हम डबल ग्रुप सीम का उपयोग करते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिवेट इंटरफेस क्या है। रिवेट इंटरफेस आपको बताना है। तो यहाँ पर जो होता है, हेड बनाने के लिए जो लंबाई होती है, रिवेट में हेड बनाने के लिए जो लंबाई होती है उसे रिवेट इंटरफेस बोला जाता है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दिया गया है, क्रैक को बंद करना, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोषपूर्ण रिवेटिंग के कारण क्या है। यहाँ पर रिवेटिंग दर्शाई गई है और आपको बताना है इसमें कौन सा दोष है। तो यहाँ पर जो प्लेटों का अनुचित जुड़ाव दर्शाया गया है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइड किनारे से पहली रिवेट की दूरी कैसे निर्धारित की जाती है। तो जो साइड से जो पहली रिवेट होती है वह हमारे व्यास की दोगुनी होनी चाहिए, तो इसका 2D ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 गणित रिवेट का व्यास। अगला क्वेश्चन है, हाथ कतरनी मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। जो शेयरिंग मशीन यहाँ पर बताई गई है, तो शेयरिंग मशीन में इस भाग का नाम आपको बताना है। हमने पहले भी आपको बता दिया है, यह हमारी होती है अपर ब्लेड। यहाँ पर जो नीचे है वह होता है हमारा लोअर ब्लेड, जो बीच में है इसे क्लैंप बोला जाता है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शीट मेटल वर्क में स्टैक का क्या लाभ है। दोस्तों शीट मेटल वर्क में स्टैक का उपयोग करते हैं हम सपोर्टिंग टूल्स के रूप में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला भाग है, रिवेटिंग में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यह हमारा होता है कॉल्किंग औजार, देखते हैं डी ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रिवेटिंग में जो दोष दर्शाया गया है इसका आपको नाम बताना है। यहाँ पर कौन सा रिवेटिंग दोष दर्शाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत कम अलाउंस दिया गया है, रिवेट के हेड के लिए बहुत ही कम अलाउंस यहाँ पर दिया गया है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिवाइज एज प्लेट को दबाकर द्रव्य तंग संयुक्त बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम करते हैं पुल्लरिंग औजार का उपयोग, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 219 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के हैम और सीम बनाते समय अलाउंस की आवश्यकता क्यों होती है। तो उसके लिए जो आवश्यकता होती है वह सही आकार बनाए रखे और ताकत में सुधार के लिए
हमें अलाउंस की आवश्यकता होती है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जोड़ और शोल्डर के लिए कौन सी धातु की सीट सबसे आसान है? तो जो टिन प्लेट होती है, तो टिन की प्लेटों का उपयोग हम सीट मेटल वर्क में अधिक करते हैं, बहुत ही आसान होता है इसमें वर्क करना। अगला क्वेश्चन है, सीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है? तो जो लेड होती है वह बहुत ही नरम होती है, बहुत ही भारी होती है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 222 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी धातु की सीट पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है? तो गैल्वेनाइज आयरन सीट होती है, जीआई सीट भी बोला जाता है, वह पानी और मौसम के संपर्क को झेल सकती है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है? तो रिवेटिंग में जो ड्रिफ्ट होता है उसका उपयोग किया जाता है रिवेटिंग करते समय दोनों प्लेटों को आसपास में लाने के लिए, मतलब रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीध में लाने के लिए हम रिवेट ड्रिफ्ट का उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो यह हमारा पुल्लरिंग औजार है, देख सकते हैं बहुत ही आसान सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हथौड़ा रिवेटिंग के लिए उपयुक्त है? तो बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं रिवेटिंग के लिए। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीट मेटल के कोने पर कौन सा नॉच 45 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है? तो स्लैंट नॉच जो होता है वह 45 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीट धातु के दो किनारों को एक साथ जोड़ने द्वारा बनाया गया जॉइंट क्या है? तो इसका आंसर हम आपको बताते हैं क्या होगा। हम सीम बोलते हैं। जो हमारी सीट मेटल है उसमें हम किनारों को एक साथ जोड़कर बनाए गए जॉइंट को सीम बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाउडर के रूप में सोल्डरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फ्लेक्स कौन सा है जो गर्म करते समय विस्थापित हो जाता है? दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड का उपयोग हम करते हैं पाउडर के रूप में, और यह जो वाष्पित हो जाता है इसे जब हम फ्लेक्स के रूप में उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस सीम के प्रकार का नाम बताइए। यह हमारा लैप सीम है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ओवरलैप की स्थिति में है, इसलिए इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 230 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, रिवेट सिर के प्रक्षेपण से बचने के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है? तो हम काउंटर सिंक हेड रिवेट का उपयोग करते हैं प्रक्षेपण से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बंकिंग से बचने के लिए रिवेट के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? तो बंकिंग से बचने के लिए एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच में 3D दूरी होनी चाहिए, तो उसकी ब्याज से 3 गुना दूरी एक दूसरे रिवेट के बीच में रखनी चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से हमारे सीट मेटल के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं वेल्डिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी तरीके से हमारे चैप्टर वाइज आगे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी गारंटी है अगर आप इतने क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपका जो भी एग्ज़ाम है वह उसमें आप ज़रूर से टॉप करेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है? तो स्टेनलेस स्टील में हम कोलम्बिया स्टेनलेस स्टील का उपयोग करते हैं फिलर रॉड के रूप में। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम बताइए। इसका आपको बताना है कौन सा दोष से यहाँ पर पिघलने की कमी, मतलब फ्यूज़न की कमी, लैक ऑफ फ्यूज़न का दोष यहाँ पर दर्शाया गया है। इसका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा? तो उस समय जो हमारा दोष होगा उसे हम फ्लैश बैक बोलते हैं। तो फ्लैश बैक हो जाएगा अगर हमारा जो नोजल है वह मेल्टिंग पूल को छू लेता है तो। अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग में इस दोष का नाम बताइए। यहाँ पर आपको चित्र में दर्शाया गया है, इस जोड़ का नाम आपको बताना है। यहाँ पर जो भी जोड़ है इसका नाम आपको बताना है। यह हमारा है हाफ ओपन कॉर्नर जोड़। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो एसी वेल्डिंग जो ट्रांसफार्मर होता है इसका उपयोग होता है, यह निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित करता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? तो इसका नुकसान यह होता है कि अलोह धातुओं की वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। डी ऑप्शन उसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है? तो जहाँ पर भी विद्युत की सप्लाई नहीं हो पाती उसके लिए हम इंजन जनरेटर सेट का उपयोग करते हैं आर्क वेल्डिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन
इलेक्ट्रोडों और जॉब्स में बेहतर ऊष्मा वितरण प्रदान करती है। तो रेक्टिफायर सेट होता है, यह बहुत ही बढ़िया होता है आपके वेल्डिंग के लिए। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है? तो एसिटिलीन जो सिलेंडर होता है उस पर होता है मैरून कलर का रंग, और जो आपका ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें आपका काले रंग का सिलेंडर का रंग होता है। तो इसे आप ज़रूर याद कर लेना, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग काला होता है। ये दोनों में से एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर ही आएगा। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, बाएं बार्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड में कितने डिग्री का एंगल मेंटेन किया जाता है? तो उसके लिए हम 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल मेंटेन करते हैं। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है? वेल्डिंग के समय जो करंट की सेटिंग करता है वह होता है इलेक्ट्रोड का व्यास, उसी के द्वारा हम वेल्डिंग का करंट निर्धारित करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए OCV क्या है जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज को कम करता है? इसका आंसर ये सही हो जाएगा, 40 और 100 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लोहे और अलॉय धातुओं की वेल्डिंग के लिए AC और DC दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिज़ाइन की गई है? यह होती है हमारी रेक्टिफायर सेट। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग प्लॉट में किए गए सुरक्षा संचालन का नाम बताइए। यहाँ पर कौन सा सुरक्षा संचालन भाई आपको बताना है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में दिया गया है, निकास वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ती है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यह हमारा सिलेंडर है, गैस सिलेंडर है। इसमें आपको नीचे दर्शाया गया है, यह क्या है? यह होता है हमारा सुरक्षा प्लग, मतलब सेफ्टी प्लग। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का नाम बताइए। तो वेल्डिंग की दिशा में जो विकृति उत्पन्न होती है वह आपको बतानी है कि क्या होती है। वह हमारा होता है सी ऑप्शन है, लॉन्जिट्यूडनल विकृति। मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल विकृति होती है वह वेल्ड की दिशा में उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है? तो जो हम कोण के द्वारा जो धातु का किनारा बनाते हैं किसी भी एंगल पर, उसे बेवेल बोला जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकृति में दिखाया गया वेल्डिंग दोष को पहचानिए। यहाँ पर आपको चित्र में एक वेल्डिंग का दोष दर्शाया गया है, उस दोष को आपको पहचान कर बताना है यह कौन सा दोष है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कौन सा दोष आपको दिख रहा होगा। 149वां नंबर का हमारा क्वेश्चन है, अंडरकट यहाँ पर आपको दर्शाया गया है। यह जो दोष है इसे अंडरकट दोष बोला जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है? इसका एक कारण होता है कि आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए हम चाबी को नहीं हटाते हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है? तो इसका आंसर आपको बताना है, क्रैकिंग जो होती है वह ब्लो आउट कर देती है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग क्या होता है? हमने आपको पहले भी बता दिया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है वह काले रंग का होता है, और एसिटिलीन गैस का जो सिलेंडर होता है वह मैरून कलर का होता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर जो एक ट्यूब दिया गया है यह हमारा होता है ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, PPE का नाम क्या है? जो PPE होती है हमारी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। यहाँ पर आपको बताना है कि यह कौन सा है। हमारी यह दर्शाई गई है हाथ वाली वेल्डिंग स्क्रीन, वेल्डिंग हेड स्क्रीन। यह इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है? इसका उपयोग किया जाता है, जमा हुए स्लैग को हटाना बहुत आसान होता है, इसलिए हम सेल्यूलोसिक इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर आपको बताना है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम। तो डी ऑप्शन में आप देख सकते हैं वर्टिकल एडजस्टमेंट। यह हमारा एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, वर्टिकल एडजस्टमेंट। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या है? तो ऑक्सीजन सिलेंडर हमारा 7 मीटर क्यूब इसकी भंडारण क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है? तो उसके लिए हम
चमड़े का एप्रोन उपयोग में लाते हैं, लेदर एप्रोन, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग के उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाएं? दोस्तों, गैस वेल्डिंग करते समय जब हम लौ को बुझाना होता है तो उसके लिए हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बंद करते हैं, उसके बाद एसिटिलीन बल्ब को बंद करते हैं। तो इसका आपको सी ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑक्सीजन बल्ब को पहले, एसिटिलीन बल्ब को बाद में बंद करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं? तो लंबी ताप की लंबाई होती है, इसी के कारण आर्क वेल्डिंग में ध्वनि के प्रभाव गुनगुनाते हैं। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब हमारा 161 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नगण्य आँखों के लिए अदृश्य है? मतलब हम अपनी खुली आँखों से क्या नहीं देख सकते हैं, तो वह होता है पेरोसिटी। पेरोसिटी को हम अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, यह PDF है, इसके सारे आंसर आपको आखिरी में दिए गए हैं, जैसे पहले का भी, दूसरे का है। इस तरीके से आप PDF डाउनलोड कर लेना और जो भी आपको आंसर सही लगे पहले अपने आंसर लिख लेना, उसके बाद अपने आंसर यहाँ पे आप चेक कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर कर देना, ताकि वह भी इतने आसान तरीके से सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में समझ सकें। दोस्तों, इसी तरीके की बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए आप हमारे चैनल ITI ट्रिक्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको ITI से संबंधित सभी छोटी बड़ी अपडेट मिलती रहती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, हम आपको लेकर आएंगे 250 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2 में। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।